व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति का संबंध कैसे इटली, जर्मनी, यूनान, ऑस्ट्रिया इत्यादि से है। जैसे क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ाया गया होगा। और क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में भी कितना बार पूछा हुआ है कि मेजनी कौन थे, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें, काउंट के बारे में आप क्या जानते हैं, या इटली का एकीकरण कैसे हुआ, इटली के एकीकरण का मसीहा कौन है, गैरीबाल्डी के बारे में विस्तार से चर्चा करें। इसके अलावा पूछता है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी थी, बिस्मार्क का परिचय दे। इस तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन करता है। तो आज हम लोग अक्सर आप लोग देखे हुए क्लास 9th में केवल फ्रांस की क्रांति की चर्चा होती है, और क्लास 10th में फ्रांस की क्रांति की बिल्कुल चर्चा होती ही नहीं है। क्लास 10th में आते ही डायरेक्ट जो है मेजनी, गैरीबाल्डी, काउंट के बारे में चर्चा होने लगता है, थोड़ा सा जो है नेपोलियन बोनापार्ट का चर्चा होता है। तो आज पूरा रिलेट करके बताते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति की, जो कि हुआ था सन 1789 ईस्वी में। या आप लोगों को याद भी होगा फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, सन 1789 ईस्वी में। किसी भी देश में यदि कोई आंदोलन हो रहा है, कोई क्रांति हो रहा है, तो इसके पीछे बहुत सारा रीजन होता है। देखिए, खासकर लोकतांत्रिक देशों में जो भी सरकार का चयन होता है, उनका मुख्य कार्य होता है जनता के हित में फैसले लेना। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सरकार या फिर राजतंत्र में राजा निरंकुश होने लगते हैं, डिक्टेटर होने लगते हैं, और उन्हें लगता है कि हम कुछ भी नियम कानून बनाएंगे तो जनता पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यही डिक्टेटरशिप जो है दिखता था लुई 16वां में। लुई 16वां, जिनकी पत्नी मैरी अंतोइनेट थी, ये कहते हैं ना, गुरु तो चेला चीनी, दोनों लोग बेवकूफ़े था, जैसा हस्बैंड वैसी वाइफ। मतलब इनको जो है लुई 16वें को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से मतलब था नहीं, और इसी कारण से जो है इनकी पत्नी भी पीठ पीछे बहुत सारे कांड करती थी। फलस्वरूप जो फ्रांस की व्यवस्था है वो चरमराती चली गई। तो ऐसा निरंकुश शासकों के लिए कहा गया है कि जब जब शासक हुआ निरंकुश, सिंहासन उसका डोला है। जब जब शासक हुआ निरंकुश, सिंहासन उसका डोला है, और जुल्म की छाती चीर कर सत्य चीख चीख कर बोला है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति, कोई लीडर, कोई नेता निरंकुश हो गया तो भले ही स्टार्टिंग में उसे मजा आएगा, लेकिन जिस दिन जनता को समझ में आ जाता है ना कि ये शासक हमारे लिए सही नहीं है, या ये जो नियम लाया है, फैसला लिया है, ये गलत है, तो बाद में जब जनता उससे हटाने पे ठान लेती है तो हालात नेपाल जैसा हो जाता है। और ये हमारे देश के शासकों को भी सोचना चाहिए। स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हो ना, एक दिन समझ में आएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, हम आते अपने विषय वस्तु पे। लुई 16वां एक निरंकुश एवं अयोग्य शासक थे। राजतंत्र में अक्सर यह देखा जाता था, अभी तो लोकतंत्र में भी देख रहे हैं कि एक बेवकूफ़, अनपढ़, जाहिल गवार भी मंत्री पद पे बैठ करके रौला जमा रहा है। लेकिन पहले अक्सर ये होता था राजतंत्र में कि राजा का बेटा ही राजा बनता था, शासक बनता था, उसमें योग्यता हो या नहीं हो। जैसे आप बाहुबली मूवी देखे होइएगा, उसमें देखे थे अमरेंद्र बाहुबली, महेंद्र बाहुबली, कोई छोटा बउआ था जो बाहुबली के डेथ के बाद जो है छोटा बउआ बता, तो 2 दिन पहले जन्म हुआ। अब कह रहा है आपका अगला राजा यही, अब उसको अभी जो है क्या कहते हैं, मलमूत्र त्यागना आया नहीं है, वो आप पे शासन करेगा। तो वो तो मूवी है, लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसा होता था राजतंत्र में। और लोकतंत्र में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा योग्यता नहीं भी है तो पैसे के दम पे जो है उसको बहुत बड़ा पद जो है राजनीति में दे दिया जा रहा है। तो ये जो लुई 16वां थे ना, निरंकुश और अयोग्य थे। निरंकुश कहने का मतलब अपना मन मर्जी से चलने वाला, और अयोग्य कहने का मतलब जिसमें योग्यता नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरे में पढ़ाने की योग्यता नहीं है, लेकिन मुझे जो है बहुत बढ़िया क्लास, यूनिक क्लास दे दिया जाए, बढ़िया से तैयारी करवाने के लिए दे दिया जाए, तो बच्चा सब धीरे धीरे समझ जाएगा कि मेरे में योग्यता नहीं है। अगर होगा योग्यता तब बच्चा से एक्सेप्ट करेगा, नहीं होगा तो सीधे नकारना शुरू करेगा कि नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इनमें पढ़ाने की योग्यता नहीं है। तो वैसे ही राजाओं के साथ होता है, वैसे ही मंत्रियों के साथ होता है। जिनमें योग्यता नहीं होती उन्हें कहा जाता है अयोग्य। लुई 16वां अयोग्य शासक थे। इन्हें राजपाट से बहुत ज़्यादा मतलब होता नहीं था। और इनकी पत्नी थी मैरी अंतोइनेट, जिससे जुड़ा हुआ है चुड़ैल, कहते चुड़ैलों का ढाबा, क्या कहते हैं, चुड़ैलों का ढाबा, इस तरीके से कुछ। इसके अलावा इतना ना वो फिजूल खर्च किया करती थी कि मैरी अंतोइनेट को मैडम डिफिसिट के नाम से भी जाना जाता था। अब चापलूस लोग आज भी है इस दुनिया में जो चाटने का काम करते हैं, और पहले भी थे। तो बहुत सारे ऐसे गधे लोग होते थे जो जानता था कि मैरी अंतोइनेट का थोड़ा सा तारीफ कर देंगे, जैसे मैडम यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अब मैरी अंतोइनेट सीधे अपना माला निकाली, हीरा का हार निकाली, कही ले खुश हो जाओ तुम भी। समझ के बात, कहने का मतलब ये सब बेवकूफ़ लोग सब होता है जो चापलूसी करेगा, आप बदले में थोड़ा मोड़ा कुछ ना कुछ लाभ लेने के चक्कर में पड़ा रहता है। तो मैरी अंतोइनेट के साथ यही होता था। अब इस चक्कर में तो आप जो आपका चापलूसी, मान लीजिए आप ही मैरी अंतोइनेट है, तो आप तो उन लोगों का साथ दीजिएगा ना जो आपका चापलूसी करेगा। याद रखिए, चमचा का काम होता है खाली करना, धीरे धीरे आपको भी खाली कर देगा। ठीक वैसे ही मैरी अंतोइनेट
पहले तो एकदम खुश रहती थी कि मेरा तारीफ कर दिया तो एकदम खूब खुशी से उसको बड़ा बड़ा पद दे देती थी, दरबार में बैठा लेती थी, कोई जमीन जागीर दे देती थी। लेकिन आगे चल करके धीरे धीरे यही 1789 के क्रांति का क्या बनता है, कारण बनता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कारण थे, जैसे जनता जागरूक होती चली गई। अब जिस देश की जनता ही मूर्ख हो, मरी हुई हो, उस देश में तो आंदोलन का जो है सपना नहीं देखा जा सकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत सारा ऐसा देश था। जैसे समझ जाइए, आज जो हमारे देश की जनता है, मरी हुई जनता है, जिसे छात्रों के सुसाइड से भी फर्क नहीं पड़ रहा है, जिसे बेरोजगारी से भी फर्क नहीं पड़ रहा है, जिसे घूसखोरी लाचारी से भी फर्क नहीं पड़ रहा है, जिसे सरकार में अपना जो है सब कुछ दिख रहा है, तो ऐसे लोगों से तो आंदोलन की आप गुंजाइश करना ही, मतलब आप होप नहीं कर सकते, आशा नहीं रख सकते हैं। लेकिन सोचिए अगर आज़ादी के समय भी यही हाल रहता कि हम अंग्रेजों में अपना जो है प्रिय देखते, तो क्या हम आज़ाद हो पाते? नहीं हो पाते। और दूसरे देश के लोग इतना ज़्यादा सरकार को अपना जो है बहुत महत्वपूर्ण नहीं मान लेते हैं, सही को सही और गलत को गलत कहते हैं, और यही सही को सही और गलत को गलत कहने के कारण देश सुदृढ़ होता है। तो 1789 ईस्वी की क्रांति में लुई 16वां के खिलाफ बहुत प्रदर्शन हुआ, विरोध हुआ, और आगे चल करके हुआ क्या कि लुई 16वां को पद से हटा भी दिया गया। 1793 ईस्वी में इनको फांसी भी दे दिया गया। इनका हो जाता है चैप्टर क्लोज, क्योंकि जो निरंकुश है, जो अयोग्य है, एक तो तुम्हारे में योग्यता नहीं है, टैलेंट नाम की चीज नहीं, ऊपर से तुम बेवकूफ़ी करोगे, निरंकुशता करोगे, तो जाना तो पड़ेगा ही 12 के भाव में। समझ के बात। ऊपर से पत्नी भी ऐसी मिली कि गलत रास्ते पर जाते रहो, रोकने वाली नहीं, खुद अपने से इससे ज़्यादा गलत रास्ते पर चलने वाली। तो इसके कारण लुई 16वां के शासन का अंत हो जाता है। लुई 16वां जो है बुर्बो राजवंश के शासक थे, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। जब लुई 16वां के शासन का अंत हो जाता है तो धीरे 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 एंट्री होता है नेपोलियन बोनापार्ट का। किनका एंट्री होता है दोस्तों? नेपोलियन बोनापार्ट का। और नेपोलियन बोनापार्ट जो है इस कहानी के हीरो हैं। बहुत सारे ऐसे नेशनलिस्ट लोग होते हैं जो देश के लिए मर मिटने को तैयार होते हैं, देश के लिए त्यागने को तैयार होते हैं, देश के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं। तो वैसे ही व्यक्ति थे नेपोलियन बोनापार्ट, जिन्हें सन 1804 ईस्वी में सम्राट भी घोषित कर दिया गया। इससे पहले भी इन्हें बहुत प्रमुख पद दिया गया था, लेकिन सम्राट घोषित किया गया 1804 में। नेपोलियन संहिता भी इनके द्वारा लागू किया गया था। इसके अलावा 1814 ईस्वी में नेपोलियन का पतन हो जाता है। देखिए, ये हर युग में होता आया है कि जिसने सत्य का साथ दिया है, अक्सर उसके साथ जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, गधे और धूर्त लोग होते हैं, वो गलत करने का प्रयास करते हैं। जो सत्य बोलता है अक्सर उनके आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो वैसे ही जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक हो या अनेक बुर्बो राजवंश का अनेक राजा हो, सभी ने मिल करके धीरे धीरे जो है नेपोलियन का तो पतन करवा दिया। और इसके बाद जो आग सुलग रही थी इसके अगल बगल के देशों में, इसको लेकिन दबा नहीं पाया। जैसे नेपोलियन एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने देश के एकीकरण के साथ ही साथ, स्वतंत्रता के साथ ही साथ, लोगों के अधिकारों की बात करने के साथ ही साथ जो है अगल बगल के देशों के बारे में भी सोच रहे थे। जैसे इटली के लिए, जर्मनी के लिए ये डायग्राम तय कर रहे थे कि कैसे हम इन्हें जो है इनका एकीकरण कर सकते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि इटली विभिन्न राज्यों में बटा था, जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इसका एकीकरण करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन नेपोलियन का अभियान जो है इटली और जर्मनी के एकीकरण में भी थोड़ा सा फायदा पहुंचाता है। इसके अलावा हम समझ लेते हैं कि देखिए, विविधता किसी भी देश में होती है, लेकिन यह विविधता जब लोगों के बीच हिंसा का कारण बन जाती है तो इसे हम विविधता नहीं कह के विभाजन कहते हैं। जैसे हमारे ही देश में अलग अलग धर्म और अलग अलग जाति के लोग हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म या जाति के नाम पे अगर यदि लड़ना शुरू कर देते हैं तो यह सामाजिक विभाजन का रूप लेता है। ठीक वैसे ही फ्रांस में जो है, फ्रांस का जो समाज था वह 3 वर्गों में बटा हुआ था, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और सर्वसाधारण वर्ग। कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और सर्वसाधारण वर्ग। सर्वसाधारण का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। कुलीन वर्ग थोड़ा सा ऊंचा वर्ग था, पादरी वर्ग जिसमें जो है चर्च उर्च का जो काम होता था ना वो देखने वाले लोग होते थे। तो कुलीन और पादरी पे बहुत ज़्यादा कर नहीं था ही नहीं, ये कहिए था ही नहीं। इन पर कोई शोषण नहीं, इनका कोई अत्याचार नहीं, लेकिन सारा का सारा शोषण, सारा का सारा अत्याचार जो है सर्वसाधारण वर्ग के लोगों के साथ किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे आगे चल के एक नए वर्ग का उदय होता है जिसे हम कहते हैं बुद्धिजीवी वर्ग। और यह बुद्धिजीवी वर्ग मध्यम वर्ग से रिलेटेड था। बुद्धिजीवी वर्ग में ऐसे लोग आते थे जो पढ़ लिख करके, शिक्षा ग्रहण करके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक इत्यादि बन चुके थे। और इन लोगों को ये समझ में आ गया कि ये राजा सिर्फ और सिर्फ हमारे शोषण करने के लिए बना हुआ है, इसलिए लोगों ने विरोध किया और लुई 16वां के शासन का अंत भी कर दिया। इसके अलावा जो है फ्रांस की क्रांति का कहीं ना कहीं असर जो है इटली के एकीकरण पे पड़ा। जैसे आप नोटिस किए होइएगा कि आपका पड़ोसी अगर कुछ ले रहा है, मान लीजिए कार लिया है और आपकी भी कैपेसिटी है, तो आपके मन में आता है कि हम भी कार ले ही लेते हैं और धीरे धीरे आपके घर में भी आ ही जाएगा। ऐसा होता ही है। ये मान लीजिए आपका दोस्त जो है बढ़िया कुछ फ़ोन लिया है तो आप भी धीरे धीरे सोचिएगा कि हम भी ले ही लेते हैं, बढ़िया रहेगा। ठीक वैसे ही जब फ्रांस में क्रांति हुआ ना, तो यहाँ इटली के लोगों में भी एक हौसला बुलंद हुआ कि क्यों ना हम लोग भी जो है शुरू करते हैं और अपना एकीकरण कर लेते हैं। और यहाँ जो चलिए तो हम अब जान लेते हैं कि फ्रांस की क्रांति का जो है इटली के एकीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा था। हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों कि अगर पड़ोस में कुछ होता है तो हम लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसा हो तो ज़्यादा बेटर होगा।
पड़ोस में यानी कि फ्रांस में क्रांति हुआ 1789 ईस्वी की बहुत व्यापक क्रांति, जिसे इतिहास में दर्ज किया गया है। और यही कारण है कि इटली में भी इटली के एकीकरण के लिए भी विभिन्न लोग प्रयासरत रहे। जैसे भारत की स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे बहुत क्रांतिकारी नेता लोग जो है, या लाल बाल पाल के बारे में आप सुने होंगे, बहुत सारे लोग थे जो एकत्रित हुए, एकजुट हुए, जान दाव पे लगा दिए ताकि हम स्वतंत्र हो जाए। अभी भी आपको मालूम है कि स्टूडेंट्स के लिए जो है आवाज़ उठा रहे हैं सोनम वांगचुक सर। इसके अलावा अन्य लोग जो किसी अन्याय पर बोलने की क्षमता रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। आपके अंदर भी कैपेसिटी है तो बोलिए, बोलना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन जरूरी है। नहीं करेंगे तो फिर सरकार निरंकुश हो जाएगा और वो चूरन दे करके हम लोग को चमन लाल बनाते फिरेगी। तो इसलिए बोलना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर गलत हो कहीं पे तो तुरंत बोलिए, आवाज़ उठाइए। नहीं आवाज़ उठाने से दिक्कत है। यहाँ जो है इटली के लोगों ने भी आवाज़ उठाया। इटली में भी विभिन्न लोगों का आगमन हुआ, जिस कारण से धीरे धीरे इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ और फलस्वरूप वास्तव में इटली का एकीकरण हो भी गया 1871 में। देखिए दोस्तों, इटली के एकीकरण में जो है 3 लोगों की बहुत ही प्रमुख भूमिका है, जिसमें सबसे पहले है मेजनी। क्लास 10th के हमारे बच्चे पढ़े भी होंगे, अभी बस शॉर्ट में आपको समझा रहे हैं। अगर आवश्यकता होगा तो कमेंट कीजिएगा, तो इसका नोट जो है रील्स के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाएगा, या विभिन्न माध्यमों से इसका जो है कि कैसे लिखेंगे, अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, जरूर पहुंचा दिया जाएगा। अगर अच्छा खासा कमेंट आया तो फिर ये काम किया जाएगा। देखिए दोस्तों, मेजनी जो है आपको मालूम है साहित्यकार थे, गणतांत्रिक विचारों के समर्थक थे और एक योग्य सेनापति थे, परंतु इनमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम था। आदर्शवादी गुण अधिक कहने का मतलब कि कहने को लंबी लंबी बातें कह देना, लेकिन उतना धरातल पे उतर के नहीं आना। जैसे हम अभी आपको कह दे कि जैसे मान लीजिए कि हमारा चैनल मोनिटाइज हो जाता, तो हम आपको सीधे कह दे कि हम लोग सरकार बदल देंगे। संभव है? नहीं संभव है। ये बहुत बड़ा बात हो गया, वास्तव में ऐसा संभव नहीं है। तो ये हुआ कि आदर्शवादी गुण ज़्यादा होना और व्यवहारिक गुण कम होना। इसके अलावा जो है मेजनी ने सन 1831 ईस्वी में यंग इटली का स्थापना किया था, आपको याद होगा, और 1834 ईस्वी में जो है यंग यूरोप का स्थापना किया था। यंग इटली क्या है? एक संगठन था जो इटली के एकीकरण के लिए प्रयास कर रही थी, और यंग यूरोप जो है पूरे यूरोप के समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयासरत था। परंतु इन्हें जो है इटली से निर्वासित कर दिया गया, और ये थोड़े से शांत व्यक्ति थे। जाने के बाद फिर से वापस आ जाते हैं, लेकिन फिर उनका प्रभाव ज़्यादा रहता नहीं है, क्रेज खत्म हो गया होता है। इसके अलावा गैरीबाल्डी के बारे में सुने होइएगा, यहाँ नाव का भी फिगर बना हुआ है। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे दोस्तों? एक नाविक थे। क्या थे? नाविक थे, याद रखिएगा। और इन्होंने जो है सशस्त्र क्रांति की शुरुआत की थी और लाल कुर्ती का भी गठन किया था इन्होंने, और कहा कि इटली के एकीकरण के लिए जो संभव होगा हम करेंगे। आगे चल करके इन्हें जो है बहुत सारा क्षेत्र दिया जाने लगा कि आइए आपको ये क्षेत्र हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आप यहीं राजपाट संभालिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे सामान्य किसान की भांति जीवन जीना ज़्यादा पसंद है। सोचिए, ऐसे लोगों को देश का रोल मॉडल बनाना चाहिए, जिसे बहुत सारा चीज़ मिल रहा हो फिर भी त्याग करके अपना साधारण सिंपल जीवन जीना ज़्यादा पसंद करे। इसके अलावा जो है काउंट, ये जो है बहुत दिमागी लाल आदमी है। इनके पास इतना बुद्धि कि इन्होंने इटली की समस्या को जो है पूरे यूरोप का समस्या बना दिया। इन्हें एक मंच मिल जाता है बोलने का, यहाँ वहाँ जा करके ये अपना बात रखते हैं। जो सम्मेलन हो रहा था जिसमें बहुत सारे देश के लोग आए हुए थे, वहाँ इन्हें माइक दिया जाता है कि चलिए आप भी अपना कुछ बात रखिए। तो वहाँ जब ये जाते हैं ना, तो वहाँ इटली की समस्या के बारे में सारे लोगों को समझाते हैं और कहते हैं कि देखिए ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक कैसे विलन के रूप में इटली में हस्तक्षेप कर रहा है। उसका देश से कोई और जानबूझ करके इटली का एकीकरण नहीं होने देना चाह रहा है ताकि उसको लाभ मिलता रहे। जब सारी दुनिया को ये पता चलता है, विभिन्न प्रतिनिधियों को पता चलता है, तो उसके बाद जो है इटली का जो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, उसको धमकाया जाता है कि ऐसा गदही करोगे तो फिर मारेंगे बढ़िया से, नहीं तो चुपचाप वहाँ से हस्तक्षेप खत्म करो। यानी दूसरे के मामले में कोई और को टांग अड़ाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जो है पूछेगा कि बताइए किसने अपने बुद्धि और विवेक के बल पर इटली की समस्या को पूरे यूरोप का समस्या बना दिया, तो आप कहेंगे काउंट। किसने किया? काउंट। और काउंट को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री बनाया था। तो याद रखिएगा, विक्टर इमैनुअल ने किसको प्रधानमंत्री बनाया? काउंट को क्या बनाया? प्रधानमंत्री बनाया। किसने बनाया? विक्टर इमैनुअल ने बनाया। इसके अलावे पूछा जाता है कि बताइए काउंट निम्नलिखित में से क्या थे? तो कूटनीतिज्ञ थे। कूटनीतिज्ञ कहने का मतलब है राजनीति में भी जो बहुत ज्यादा बुद्धि का उपयोग करेगी, कैसे हमारा काम हो सकता है, ऐसे लोगों को कहा जाता है कूटनीतिज्ञ। तो काउंट क्या थे दोस्तों? कूटनीतिज्ञ थे। इसके अलावा और डिटेल में यदि आपको जानना होगा या नोट्स आपको चाहिए होगा तो जरूर बताइएगा, कमेंट में ये प्रोवाइड कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं जर्मनी के समस्या पर। पहले जर्मनी के एकीकरण से थोड़ा सा बैक में आते हैं। आपको मालूम है कि जर्मनी में विभिन्न समस्याएं थी। जैसे जर्मनी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि 300 छोटे बड़े गणराज्यों में बटा हुआ था।
टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था, टुकड़े टुकड़े में। जैसे भारत में ही अभी जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, मान लीजिए सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेगा, तो क्या सही तरीके से राजपाट चल पाएगा? नहीं। फिर इतना छोटा 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 देश सब हो जाएगा। या राज्य भी रहेगा तो अपने हिसाब से चलेगा, मनमर्जी के हिसाब से चलेगा, तो भारत का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। ठीक वैसे ही जर्मनी जो है, जर्मनी तो और छोटा सा देश है, एकदम छोटा सा। जर्मनी की राजधानी कितने बच्चे जानते हैं? कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और नहीं जानते हैं तो पूछिएगा कमेंट में ही, हम अपने आईडी से रिप्लाई जरूर देंगे, या चैनल का आईडी से आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। इसके अलावा जो है जर्मनी की समस्या की हम बात कर रहे थे, तो पहला बात यह कि जर्मनी छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। लोग समझ ही नहीं रहे थे कि देश के प्रति प्रेम क्या है, देश के प्रति त्याग क्या है। राष्ट्रवाद आप सभी जानते ही होंगे कि देश के प्रति प्रेम और त्याग की भावना क्या कहलाती है दोस्तों? राष्ट्रवाद कहलाती है। जर्मनी के लोगों को इससे बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा जर्मनी में जो है कुशल नेतृत्व का अभाव था। कुशल नेतृत्व करने का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो मार्गदर्शन प्रदान करके कैसे जर्मनी का एकीकरण संभव है। लेकिन जैसे ही विलियम प्रथम शासक बनते हैं, विलियम प्रथम, तो इन्होंने क्या किया? एक महान कूटनीतिज्ञ, अभी बताएं कूटनीतिज्ञ का मतलब क्या होता है? जो राजनीति में भी बुद्धि का भी उपयोग करे और विवेक का उपयोग करे, ऐसे लोगों को कूटनीतिज्ञ कहा जाता है, ठीक है। तो विलियम प्रथम ने जो है बिस्मार्क को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया और कहा कि अब से राजपाट तुम ही संभालो, अब देखो कैसे यहाँ का एकीकरण हो सकता है। तो बिस्मार्क ने जो है सबसे पहले इनको समझा दे कि देखिए हमको इतना जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, तो हमको हमारे हिसाब से काम करने दीजिएगा, रोक टोक कीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, मार हो जाएगा। तो आप ये कहते ठीक है, अपने हिसाब से काम करो। फलस्वरूप जो है बिस्मार्क जो है ना, इन्होंने सबसे पहले एक नीति अपनाया जिसे कहते हैं रक्त एवं तलवार की नीति, या फिर रक्त एवं लौह की नीति। इसका अवलंबन किसने किया था दोस्तों? बिस्मार्क ने। इसका अर्थ यह हुआ कि जर्मनी के एकीकरण में अगर कोई बाधा बन के आएगा ना, तो अगर आवश्यकता पड़ा तो उसे मार भी दिया जाएगा, काट भी दिया जाएगा, लहू उसका नीचे गिराया जाएगा, क्योंकि देश सर्वोपरि है। और वास्तव में ये बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। फलस्वरूप इनके प्रयास से जो 1871 ईस्वी में जर्मनी का भी एकीकरण हो जाता है। पूछेगा, बताइए। हालांकि एक और चीज है कि ये पूरे जर्मनी के प्रधानमंत्री नहीं बनते। जर्मनी का एक प्रमुख क्षेत्र होता है जिसका नाम है प्रासा। प्रासा के चांसलर यानी प्रधानमंत्री बनते हैं। चांसलर का अर्थ होता है प्रधानमंत्री। चांसलर का क्या अर्थ होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। तो ये प्रासा के चांसलर बनाए जाते हैं, लेकिन एकीकरण कर देते हैं पूरे जर्मनी का। और फलस्वरूप 1871 ईस्वी में इटली और जर्मनी दोनों का एकीकरण होता है। लेकिन इसमें एक रोचक बात है। रोचक बात ये है कि जो है ना, अपने देश के लिए किसी को कभी दोस्त तो कभी दोस्त को ही दुश्मन बना लेते हैं। कैसे? तो सबसे पहले बिस्मार्क को मालूम था कि इतनी आसानी से हम फ्रांस पे या ऑस्ट्रिया पे हमला नहीं कर सकते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है? बताइए। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है दोस्तों? पेरिस। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। और इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। ये बात आपको याद होना चाहिए। और भारत की राजधानी कहाँ है? पटना है। अगर है तो फिर कमेंट करो, और नहीं तो कहाँ है ये जरूर बताओगे, ठीक है। और गए हो या नहीं ये भी बताओगे। इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि इन्होंने सबसे पहले किसी को अपना दोस्त बनाया, फिर उसका काम तमाम कर दिया, फिर दूसरे को दोस्त बनाया, फिर काम तमाम, फिर तीसरे को दोस्त बनाया, उसके बाद स्वाहा और जर्मनी का एकीकरण कर दिया। कैसे? तो देखिए, इन्होंने सबसे पहले जो है लगभग 1864 ईस्वी में डेनमार्क पर हमला कर दिया, सेल्सविग और होस्टिक के क्षेत्र को लेकर। लेकिन ये अकेले हमला नहीं करते हैं। ऑस्ट्रिया को कहते हैं कि दोस्त बनेगा, तो ऑस्ट्रिया कहता है नहीं रे, हम काहे दोस्त बने तुम्हारा। तो ये कहते हैं कि देखो, ये डेनमार्क का दो इलाका है, वो सेल्सविग का होस्ट था हमारे, लेकिन कब्जा लिया है, तो दोस्त बनेगा, हमला करेगा तो एगो तुम ले लेना, एगो हम ले लेंगे, बांट लेंगे आपस में। जैसे आप अपने दोस्त को कहिएगा चोरी करेगा रात में, आधा आधा बांट लेंगे पैसा, या कुरकुरे बांट लेंगे, तो ऐसा यही कहता है। बाद में ही लालच तो सबके मन में होता है, आपके मन में भी होगा, हमारे मन में भी है कि हमारा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, चैनल मोनेटाइज होगा, वायरल होंगे। लालच तो सबके मन में होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया मान जाता, कहता ठीक है चलो हमला करते हैं, एक तरफ से तुम एक तरफ से हम, एगो गाल में तुम मारो एगो गाल में हम मारते हैं, कहानी खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर डेनमार्क का कहानी वास्तव में खत्म कर देते हैं। अब ऑस्ट्रिया को लगता है कि आहा फ्री में ही फायदा हो गया, सेल्सविग हम ले लिया, होस्टिंग ले लिया, कहानी खत्म। लेकिन मामला यहाँ सुलझता नहीं है। आगे चल करके जो है ना क्या कहते हैं, शायद ये 1862 में हुआ था, हम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, 1862 में हुआ था। इसके अलावा जो है एक सेडोवा का युद्ध होता है और एक सेडोन का युद्ध होता है। तो सेडोवा का जो युद्ध हुआ था ना, वो 1864 या 66, हम मिस कर रहे हैं थोड़ा सा, 66 में हुआ था। हाँ, 1866 में जो है सेडोवा का युद्ध होता है, जिसमें अब जो है थोड़ा सा प्रसा शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि डेनमार्क पर हमला करके वहाँ का सैन्य बल भी अपने में मिला लिया था, प्रसा का पहले से था ही। तो 1866 का जो सेडोवा का युद्ध होता है ना, उस सेडोवा के युद्ध में दोस्तों जो है ऑस्ट्रिया को भी पराजित कर देता है। और बताइए तो ऑस्ट्रिया के चांसलर का नाम क्या था? मेटरनिक था। क्या था? मेटरनिक। इस कहानी का विलन कौन है? मेटरनिक। गुंडा कौन है? मेटरनिक, ठीक है। तो 1864 में जो सेडोवा का युद्ध होता है, इसमें इन्होंने मेटरनिक का भी अंत कर दिया और ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। अब इनका मेन टारगेट था
कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, फ्रांस है। मेटरनिक ने फ्रांस के संबंध में एक बार कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में खांसी हो जाता है। मतलब ये फ्रांस का जो है रौद्र रूप को दिखा रहा है कि देखिए कितना प्रभावशाली है फ्रांस, कि इसका इतना ज़्यादा महत्व है, वैल्यू है। तो इसके बाद दोस्तों होता क्या है कि सन 1870 के लगभग में जो है ये प्रासा और प्रासा के चांसलर बिस्मार्क विभिन्न सैनिकों के साथ जो है फ्रांस पे भी हमला कर देते हैं। और जब फ्रांस पर हमला कर देते हैं उसके बाद फ्रांस का भी अंत हो जाता है। और कहा जाता है सेडोन के युद्ध में ही एक महाशक्ति फ्रांस के पतन पर दूसरे महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ था। और इसी के साथ सन 1871 इसमें इटली और जर्मनी का क्या हो जाता है दोस्तों, एकीकरण हो जाता है। थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ाए हैं, अगर डिटेल में पढ़ना है तो कमेंट कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। किसी भी एग्जाम के लिए, ये आगे का एग्जाम हो या इधर 10th का एग्जाम हो या 9th के बच्चे भी देख रहे थे, आप 1789 की क्रांति तो पढ़े होंगे, लेकिन 1789 की क्रांति कैसे जो है इटली और जर्मनी से संबंधित है यह आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। क्या क्या आपको मालूम था, क्या नहीं मालूम था, कमेंट में बताइएगा। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने कौन सा शायरी बोला है कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।